मुझे सृष्टि ने कहा था कि वन नोट पे शायद हैंग कम होता है, लैगिंग कम आती है, तो आज मैं कोशिश करता हूँ वन नोट पे पढ़ाने का। ठीक है, और भी किसी के स्कूलों में वन नोट पे पढ़ाते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं बाकी जगह? ये नाम है। हाँ, अच्छा, न्यू एरा में वन न्यू नोट से पढ़ा रहे हैं, वन नोट से पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो ठीक है। किसी और स्कूल में बाकी? चलो खैर देखते हैं, अगर नहीं होगा कंफर्टेबल तो अपन व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। ओके, और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही रहेगा। वन नोट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, अभी बस मैंने इंस्टॉल, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था पर यूज नहीं किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछली बार कहाँ तक पढ़ लिया था जरा मुझे बताओ, कहाँ तक हो गया था पिछली सर, क्लास? हमने लास्ट में एक फॉर्मूला देखा था, उस पे एक एग्जांपल फॉर्मूला देखा था और उसका प्रूफ देखा था हमने। ओके, एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखा था। ठीक है, बढ़िया, गुड। स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। नहीं सर। नो सर। हाँ, वीडियो दिख रहा है। वो अभी इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर तो करी नहीं। जस्ट अ मिनट, डेस्कटॉप, हाँ अब देखो, अब दिख रहा होगा। यस सर। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद हम आज ज्योमेट्री वाला पार्ट देखने वाले हैं। ओके, लिखना क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव integer, find the least positive integer n such that 2i upon में 1 plus i की पावर में n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस टाइप का हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है और किताबों में भी दिया रहता है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आसान क्वेश्चन है बट स्टिल एक बार समझ लेते हैं क्योंकि तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, तो कैसे करेंगे जरा बताओ। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है जिससे कि 2i अपॉन 1 प्लस i की पावर में n हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिले। ओके, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको डिकोड करेंगे, तो अपन पहले डिनोमिनेटर में देखो, इमेजिनरी पार्ट हम रखते नहीं है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूं। ओके, तो हम बेसिकली 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर में n। ओके, अब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना होता है जरा बताओ? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 हो जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 2 बन गया, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर में n। 2 कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास बच रहा है i की पावर में n, देख लेते हैं, i की पावर में n इंटू 1 माइनस i की पावर में n। ओके, अब इसको कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो सर। बात देखो अब। ठीक है, i की पावर में n इंटू 1 माइनस i की पावर में n, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। ओके, और हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की निकालनी है। तो अब एक तरीका तो है कि हिट एंड ट्रायल वे में n की वैल्यू रखते जाओ n की वैल्यू, और जिसपे मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए दैट विल बी द आंसर एंड देयर विल बी द पैटर्न आल्सो, इसलिए लीस्ट पॉजिटिव पूछा है। तो वैसे तो बहुत तरीके हैं, पर इस 1 माइनस आयोटा को अगर हमें डिकोड करना तो हमने किया है, अगर किसी को याद हो तो। अगर मैं ऊपर वाली पावर से 2 अलग कर दूं और इसको n by 2 लिख दूं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सही, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आयोटा की पावर में n by 2, ये आ गई टर्म। मतलब i रेज टू n इंटू 2 रेज टू, मतलब अब इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, i रेज टू n इंटू माइनस i की पावर में n by 2 इंटू 2 रेज टू n by 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो जरा कोई सोच के बता सकता है कि n क्या होना चाहिए? ऐसे ही एक थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में अगर हम वैल्यू रखते तो 1 रखते हैं, नहीं तो वो तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, और कंफ्यूज हो जाओगे। 2 रखते 2, नहीं 2 में भी एक आयोटा आएगा क्योंकि माइनस i की पावर में 1 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 में तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4 रख के देखे एक बार, और पूछा भी हमसे इंटीजर, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर।
तो अगर मैं 4 रखता हूं तो i रेस टू 4 माइनस i रेस टू 4/2 इंटू 2 रेस टू n बाई 2। ठीक है, i रेस टू 4 तो अपना कितना हो जाएगा, i रेस टू 4 तो 1, तो 1 हो गया। ये हो गया मेरा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 एंड आयोटा का होल स्क्वायर -1, मतलब ये तो आ रहा है माइनस ऑफ 2 रेस टू 4 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब -4 आ रहा है। ठीक है, क्या -4 एक्सेप्टेबल है? नहीं, क्योंकि हमसे जो पूछा था यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन में, हमसे पूछा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ओके सर अगर हम 8 रखें तो हो जाएगा? बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, देखो 4 रख के तो ये आया, ठीक है, 5 6 7 बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बट जैसे ही अब अगर अपन मान लो n इक्वल टू 8 रखते हैं, लीस्ट पॉजिटिव 5 6 7 पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और जैसे ही अब तुम 8 रखते हो तो मेरे ख्याल से अब वो प्लस हो जाएगा। कैसे? 8 रखो, i रेस टू 8 माइनस i रेस टू 8/2 4, 2 रेस टू 8/2 4, तो माइनस i रेस टू 4 1 हो जाएगा, i रेस टू 8 भी 1 हो जाएगा, 2 रेस टू 4 मतलब 16 हो जाएगा। Any doubt, anyone, you can ask. समझ में आया? तो आंसर क्या होना चाहिए? What will be the least positive integer? 8 Least positive integer. 8 will be the answer. ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन को लिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सप्रेशन उठाया जो पूछा था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए 1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, हमने ये पढ़ा हुआ है, कौन से 2 फॉर्म पढ़े हुए हमने, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये भूलना मत, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये एक होता है 2 आयोटा, दूसरा होता है 2 माइनस 2 आयोटा, इसलिए मैंने 2 को अंदर लिया, n/2 को बाहर रखा, n को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू n/2, बस वो लिख के करा, फिर उसको सिंप्लीफाई करा। जनरली हमने 1 2 3 रखा, 4 हमें लग रहा था कि आएगा, बट 4 पे आया नहीं, नेगेटिव आ गया, और हमसे पूछा था पॉजिटिव इंटीजर, रियल के साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए, तो फिर बेसिकली 8 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक और पावर 2 कर रहे हैं, उसकी और कुछ नहीं है, तो वो प्लस हो जाएगा। एनी डाउट? किसी को कोई नो doubt? सर। आगे बढ़े, यस और नो? यस सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हैंग तो नहीं हो रहा है वन नोट में, कि इसमें भी होता है? नहीं सर, नहीं हो रहा। थोड़ा लैग हो रहा है लेकिन हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा। व्हाइट बोर्ड से कम हो रहा है ऐसा? हाँ यस सर। चलो ठीक है, बट मैं इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा अभी वो लिखने की आदत वैसी हो गई थी उसमें। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें क्या, ऊपर आपको कर्सर से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसमें बेकार सिस्टम है। पहले अपन स्क्रॉल कर सकते थे उसमें। सर आप इसमें मैथ्स के साइन या कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं अगर कहीं ऐसा। अच्छा ऐसा? नहीं नहीं, अपना नॉर्मल पेन सही है भाई, इतना ज्यादा झाकेबाजी नहीं करनी चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्वेशन az² plus bz plus c equals to 0, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, has one purely imaginary रूट, ठीक है, अगर इस इक्वेशन का प्योरली इमेजिनरी रूट है, ठीक है, देन फाइंड द कंडीशन। हमें वो कंडीशन बतानी है जिससे कि इस इक्वेशन का एक प्योरली इमेजिनरी रूट हो। ये हमारे ही मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट में पूछा भी है ये। यहाँ z भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना? मैं अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे, आ रहा हूं, ठीक है। ये दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द कंडीशन। ऑलराइट, अब कंडीशन पूछी है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें 2 केस में हमें आंसर देना है, ठीक है। नंबर 1 केस ले रहा हूं मैं कि ए बी सी हमारे रियल नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। और दूसरा केस ले रहा हूं ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल इमेजिनरी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट। क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे, क्या लगता है तुम्हें? इस इक्वेशन का प्योरली इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सर z कॉम्प्लेक्स है कि रियल है? z के बारे में तो दिया है, ये z जो है उसका जो रूट होगा वो
दो जो रूट होंगे उसमें से एक प्योरली इमेजिनरी रूट, मतलब जिस सेट की बात हो रही है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए किसमें, एबीसी में। पर पहला मैंने कंडीशन लिया है कि एबीसी रियल नंबर है, दूसरा लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बेटा बोलो। अगर एक रूट x प्लस वाई को ले ले तो फिर दूसरा x माइनस वाई हो जाएगा, फिर एडिशन ऑफ टू रूट्स माइनस बी बाय होगा, फिर 2x हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। ये हम कब लगा सकते हैं, जब एबीसी रियल नंबर होंगे। रियल हो तो अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो नहीं कर सकते अपन, ये अपन ने ये चीज पॉइंट देखा था। ठीक है, अब देखो मैं रियल नंबर के लिए एक दूसरा टेक्निक बता रहा हूं तुम्हें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि रूट्स इमेजिनरी है और कोफिशिएंट्स मेरे रियल है, तो देयर इज वन मोर वे। क्या कर सकते हो जरा वो सुनो। क्या मैं z को लैम्बडा टाइम्स ऑफ आयोटा अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि वो प्योरली इमेजिनरी रूट की बात हो रही है। बोलो, कैन वी अज्यूम लाइक दिस? ठीक है, जो प्योरली इमेजिनरी रूट बोल रहे हैं मतलब उसमें कुछ भी रियल नहीं होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, तो मैं z को लैम्बडा टाइम्स ऑफ आयोटा मान लेता हूं। और अगर ये रूट है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्बडा जो भी हो, बस इतना बोला है ना प्योरली इमेजिनरी, तो मैं लैम्बडा टाइम्स ऑफ आयोटा अज्यूम कर रहा हूं। और अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना आएगा, a टाइम्स ऑफ लैम्बडा आई का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ लैम्बडा आई प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आ गया। ठीक है, एक्सपांड कर सकते हैं इसको। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, ठीक है, जब a, b, c मेरे रियल नंबर्स हैं। ओके, कितनी आ रही वैल्यू जरा बताओ। लैम्बडा स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस a लैम्बडा स्क्वायर प्लस b लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आ गया। तो -a लैम्बडा स्क्वायर प्लस c पूरा इकट्ठा करा प्लस b लैम्बडा टाइम्स ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब मुझे बताओ तुम इससे क्या समझते हो। इक्वल टू में 0 है, ए बी सी मेरे रियल थे, मैंने रीअरेंज कर लिया। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इससे क्या क्लियर होता है जरा बताओ। माइनस a लैम्बडा स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 0 होगी और b लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा। अब क्या लैम्बडा 0 हो सकता है, क्या लैम्बडा 0 हो सकता है? नहीं बेटा, प्योरली इमेजिनरी बोला है ना, तो हम इसमें यहाँ पे लैम्बडा को 0 नहीं ले सकते हैं। मतलब लैम्बडा नॉन 0 होगा तभी तो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर b लैम्बडा आ जाएगा आंसर। अरे आवाज बहुत गूंज रही है तुम्हारी, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर b लैम्बडा इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा, फिर से बताना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बेटा x प्लस आयोटा वाई 0, अगर तुमने एनसीईआरटी करी तो तुम बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बेटा? सर हाँ बोलो। x प्लस आयोटा वाई अगर 0 के बराबर है तो इससे क्या समझ में आता है, बोलो। सर कि दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 है। हाँ, x भी 0 y भी 0, अब समझ में आया। ये भी पार्ट 0 ये भी पार्ट 0। ठीक है, तो अब b तो 0 होगा क्योंकि लैम्बडा तो 0 हो नहीं सकता, तो b 0। एक कंडीशन तो ये मिल गई। सर वो हमने अज्यूम किया है, पहले से ही था क्या कि b, अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। अरे हमें कंडीशन निकालनी है बेटा। हाँ, कंडीशन क्या होगी जिसमें कि वो हमें एक प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। तो मैंने z को प्योरली इमेजिनरी माना, a b से रियल थे, एक तरफ करा एंड देन कंपेयर कर लिया। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? लैम्बडा 0 क्यों नहीं हो सकता? बेटा लैम्बडा 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएगा, पर तुम्हें बोला ना ये प्योरली इमेजिनरी रूट है, बोला हुआ है ना यहाँ पे। क्वेश्चन लाऊं, ये देखो क्वेश्चन क्या था, यही तो था, हैज प्योरली इमेजिनरी रूट। ठीक है, ये तो हो गया। खैर ये तो बहुत आसान था, पर ये तुम्हें याद रखना कि जब भी इस टाइप से बोला जाए कि प्योरली इमेजिनरी रूट है, z को लैम्बडा है मानो, रीअरेंज करो, रियल 0 इमेजिनरी भी 0, सबसे बेस्ट तरीका। पर अब दूसरे पॉइंट पे आते, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में दूसरा पार्ट दिया हुआ है, पहला पार्ट तो है ही नहीं। पहला तो आसान था, फिर भी मैंने बता दिया अगर वैसा आता तो। ठीक है, एबीसी में क्या रिलेशन होगा अगर एबीसी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। उसमें एक ही रूट तो इमेजिनरी बोला है ना, तो हाँ, हम तो अपन उसी रूट की बात कर रहे हैं, अपन उसी रूट की बात कर रहे हैं, अपन ने सेटिस्फाई तो वही करवाया ना, उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन पूछिए। दूसरा क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक होगा तो कंडीशन क्या है, बस ये पूछिए। ठीक है, फिर से आते हैं हम क्वेश्चन पे। ए जेड स्क्वायर
प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें बोला है कि ए बी सी अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोफिशिएंट है। सर ये कौन सा कंडीशन है, मतलब ये कौन सा चीज है? तुमने क्वेश्चन पढ़ा क्या है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। देखो इधर क्या लिखे हैं दोनों, एक ये और एक ये, तो ये हमने देख लिया अभी। अब हम इस पे आ रहे हैं। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो क्या होगा? ठीक है, कोफिशिएंट्स हमारे, क्योंकि तब अपन वैसे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लैम्बडा आई के बाद, अब सुनो, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन अलाउ नहीं होगा। वी कांट कंपेयर, वी कांट कंपेयर फ्रॉम हियर इफ ए बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जब रियल होंगे तो रियल इमेजिनरी हम ब्रेक कर पाए। पर अगर ये भी कॉम्प्लेक्स हो गए तो क्या करोगे? फिर इनको भी तोड़ोगे एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो ये टेक्निक हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोलते कोफिशिएंट तो हम नहीं लगा पाएंगे। समझ में आया सबको? ये रियल थे तो अलग टूट पाए। अगर ये भी इमेजिनरी को लेते हुए चल रहा है, मान लो ए होता 2 + 3 आयोटा इफ एट ऑल, तो जरा मुझे बताओ क्या अपन फिर ऐसा तोड़ सकते थे? नहीं, फिर तो 2 अलग होता, फिर 3 आयोटा और अलग होता। समझ में आ रहा है? यस और नो? कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में ये टेक्निक नहीं लगा सकते? क्या? एक पॉइंट रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एबीसी हमारे रियल नंबर नहीं है, ठीक है, मान लो 2 + 3 आयोटा जैसा ए होता, तो क्या तुम ऐसे कंपेयर कर सकते थे कि ये भी 0 ये भी 0? क्या ये रियल है फिर? अब नहीं, इसके अंदर खुद में रियल इमेजिनरी घुसा हुआ है। ए के अंदर एबीसी सिर्फ रियल ही हो सकते हैं। अरे बेटा, जब रियल होते तो हम कंपेयर कर सकते थे। x + आयोटा y = 0 कब बोलते? 0 जब x क्या होता है हमारा? रियल, और y भी अपने आप में क्या होता है? हमने पढ़ा है ये रियल। अगर इसमें भी कॉम्प्लेक्स है कुछ 2 + 3 आयोटा, तो क्या 2 + 3 आयोटा को ऑब्वियसली 0 नहीं कर सकते, उसको x + आयोटा y में ही नहीं डालते। हाँ, फिर उसको और तोड़ेंगे, रियल पूरा अलग करेंगे, वापस से इमेजिनरी पूरा अलग करेंगे और फिर बनेगा पूरा पार्ट। तो अब क्या करें? तो अब थोड़ा सा अलग बनेगी कंडीशन जब हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी रूट तुम्हें बोला है, प्योरली इमेजिनरी रूट। ठीक है, अब अगर प्योरली इमेजिनरी रूट है तो फिर से हम z को तो लैम्बडा आई अज्यूम हमारे दिमाग में रखना, हम मान सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इतना तो क्लियर है ना? क्वेश्चन था ये। अब हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, हम किस रूट की बात कर रहे हैं जो कि प्योरली इमेजिनरी है? ठीक है, जिसको मैं लैम्बडा आई बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लेता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कौन से वाले रूट की बात कर रहे हैं? लैम्बडा आई की। तो कोई मुझे बता सकता है अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो z बार किसके बराबर होगा प्योरली इमेजिनरी रूट के कंपैरिजन में? अगर z मेरा लैम्बडा बार है तो z बार क्या होगा? माइनस लैम्बडा आई। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं z बार मेरा -z के बराबर होगा? यस और नो? ठीक है, अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं इसमें तो एक z बार आने वाला है, तो मैंने उसको पहले ही बता दिया। a का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? a का कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट, b का कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट, c का कॉन्जुगेट c कॉन्जुगेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो खुद अपने आप में कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसको कॉन्जुगेट में छोड़ेंगे आप। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में कॉन्जुगेट लेता हूं तो बताओ क्या बनेगी ये एक्सप्रेशन? a बार z बार स्क्वायर b बार z बार प्लस c बार इक्वल्स टू 0। अब सर वो कॉन्जुगेट वाला फिर से बताना, थोड़ी आवाज कट रही थी आपकी। इसमें हैंग लैग हो रहा है क्या? नो सर, वो लास्ट पॉइंट में बता दीजिए। थोड़ी देर के लिए हो रहा है सर, लैग तो लैग हो रहा है। 3 सेकंड पीछे हो रहा है। चलो यस सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो कर ले डिस्कस, फिर अपन उस क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट अपन आ जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, az² + bz + c = 0 था। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी रूट बोला है तो z को हम लैम्बडा आई अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं z का, तो z का कॉन्जुगेट कितना होगा? देखो z बार मतलब कितना हो गया? माइनस लैम्बडा आई। आई का क्या हो जाता है? माइनस आई हो जाता है ना। तो लैम्बडा आई को देख के हम क्या बोल सकते हैं? लैम्बडा आई को हम देख के क्या बोल सकते हैं? कि वो -z के बराबर होगा। तो z बार इज नथिंग बट -z। ओके, अब मैं कॉन्जुगेट, मैंने ये पूरा कॉन्जुगेट तो कर ही लिया है।
ठीक है, बताओ आप कॉन्जुगेट लेने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बार, जेड बार का स्क्वायर बोलो, जेड बार का स्क्वायर, जेड बार क्या होगा, One. माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस बी बार, जेड बार मेरा हो गया माइनस जेड प्लस सी बार इक्वल्स टू 0। ओके, कितना हो जाएगा बताओ, सॉल्व करो इसको। तो माइनस जेड का होल स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ए बार जेड स्क्वायर एंड माइनस जेड मतलब माइनस बी बार जेड प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। और एक इक्वेशन ऑलरेडी तुम्हें गिवन थी क्वेश्चन में, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं करा, ये तुम्हें गिवन था, हम उस प्योरली इमेजिनरी रूट की कंडीशन निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या करा, कॉन्जुगेट लिया। मैंने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, और कॉन्जुगेट लेके मुझे ये एक्सप्रेशन मिला और ये ऑलरेडी था। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, दिस टू इक्वेशन विल हैव अ कॉमन रूट। बोलो, क्योंकि जो z मेरा लैम्बडा आया था वही z यहां पे भी लैम्बडा आया है कि नहीं, इक्वेशन बदली है पर z तो मेरा लैम्बडा आया ही है, तभी तो अपन ने माइनस z लिखा था। ये z और ये z सेम ही तो है, दिस z एंड दिस z आर सेम। ओके, ये दोनों z सेम है, और कौन सा z था, वो लैम्बडा है। क्या फ्रीज हो गया है? अब ठीक हो गया, अब हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं इसके बाद स्विच कर लूंगा उसमें। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में एक रूट कॉमन है। अगर अब दोनों में एक रूट कॉमन है तो मुझे बताओ, कोई कंडीशन पड़ी है कॉमन रूट की, किसी को याद है? क्वाड्रेटिक इमेजिनरी रूट है। हाँ, इमेजिनरी है, कॉमन रूट की बात कर रहा हूँ। सर दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो, दोनों को सेटिस्फाई, ठीक है। और कुछ मैंने कोई कंडीशन दोनों रूट इक्वल हो गए, हाँ वो वाला करेंगे हम। ठीक है, एक रूट कॉमन है, दूसरे रूट के बारे में हमें स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता था। एक रूट हमें पता था कि लैम्बडा आए है, तो उसका कॉन्जुगेट माइनस लैम्बडा आए होके ये दोनों इक्वेशन मुझे एक मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन का, हाँ बोलो सर अगर इनका कॉमन है कि क्या, वापस बोलो, आवाज कट रही है। सर ऐसा दिया है कि एक रूट इमेजिनरी है और हाँ। कॉमन रूट भी है, तो दोनों रूट कॉमन नहीं हो गए, मतलब x बेटा मैंने क्या बताया था, वो कब होता है, हम फिर जब से ऊपर जाना, एबीसी रियल होते हैं। यहाँ पे रियल बोला है बेटा कि कॉम्प्लेक्स बोला है सेकंड केस में? इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स बोला है, जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों भी हो सकते हैं। क्या उसमें कोई ऐसी चीज पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। ओके, तो हम वो चीज यहां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया? अब हमारे पास एक कंडीशन थी, हाँ कोई बोल रहा था, क्या थी कंडीशन? C1 कैसे आएगा? होल स्क्वायर A1 और किसी को याद है? हाँ दोनों अलग अलग थे पहले। चलो कोई नहीं, ये हो गया। ठीक है, C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 इंटू B1C2 माइनस B2C1 और A1B2 माइनस A2B1, ये होता है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कॉमन रूट क्यों हुआ? तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि z हमारा क्या था, लैम्बडा आया था। तो ये z बार करके तुमने जो माइनस z करा, तो वो z क्या है, क्या है ये z? लैम्बडा आई ही तो है, जिसके बारे में हमने लैम्बडा मतलब z बार को हमने माइनस z करा। ये भी z वही है लैम्बडा है, ये भी z वही है लैम्बडा है। तो अगर दोनों सेम है तो ऑब्वियसली कॉमन रूट होगा ना, उसकी ये कंडीशन हमने पढ़ी है। ये कंडीशन हमेशा वैलिड होती है अगर एक रूट कॉमन है तो। बट यहाँ पे अब A1 B1 C1 बताओ सब क्या है। A1 फटाफट बताते जाओ, व्हाट इज A1? A1 को मैं ले लेता हूँ A, इसको मैं, ठीक है, B1 हो जाएगा मेरा B, C1 हो जाएगा मेरा C। सी चलो A2 बताओ, A2 ए बार A बार A2 माइनस B बार बी बार माइनस B बार और C2 माइनस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक करके। तो C1A2 मतलब CA बार माइनस C2A1
सी बार ए, ये तुम देख लेना हमारे मॉड्यूल का एक्सरसाइज, मतलब लेवल 1 या लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? C1 A2 C2 A1 ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2, B1 है मेरा B, C2 है मेरा C बार, तो BC बार माइनस B2 C1 माइनस B बार C, ये हो गया माइनस B बार C। ठीक है, इनटू ये पूरा सेम रखना, ठीक है, गलती मत करना साइन की, ये बीच का माइनस अलग है, और B2 C1 में माइनस B बार इंटू C आया है। ठीक है, अब A1 B2 कितना हो गया? माइनस A B बार A1 B2 माइनस A2 B1 A बार B, ये हो गया। एनी डाउट? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। C No, A sir. बार माइनस C बार A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस तो यहाँ पे हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस B बार C, ये अंतर है। ठीक है, B C बार और B बार C में फर्क है। ठीक है, और ये माइनस पूरा बाहर हो गया, A B बार प्लस A बार B, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, और यही ऑप्शंस में दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, एक सेकंड, भार्गवी जो तुम्हारा डाउट था वो भी कुछ इसी टाइप का था, अब तुम्हें आ जाएगा ना समझ में कैसे ये यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, आपको क्या बोल रहा था, कोई जरा बताओ जल्दी। ये था हमारा सर क्वेश्चन। कैसे आया? क्या क्या कॉमन रूट कैसे आया? मैंने बेटा ये बताया तो था, तुम फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? 3 बार बता दी ये चीज तुम, कि z हमारा लैम्बडा आया था, हमने क्या माना था z, ये पूरा बताया हुआ है यहाँ पे। कहाँ थे तुम? ये रहा, z मेरा लैम्बडा है, तो z बार लूंगा तो कितना आएगा? माइनस लैम्बडा है, मतलब उसको क्या लिख सकता हूं? माइनस z। इसी इक्वेशन की बात हो रही थी, इक्वेशन तो अलग अलग नहीं है, इक्वेशन यही है, इसी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लिया है। ओके, तो z बन के आया वो माइनस लैम्बडा आया, तो उसको हम माइनस z लिख रहे हैं ना, ये z तो वही है। समझ आया कि नहीं आया बेटा? z तो वही है जो था, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था, जिसके रूट्स की बात कर रहे थे, कॉन्जुगेट करके वो माइनस z हो गया, क्योंकि रूट तो अभी भी z मेरा लैम्बडा आई है, और माइनस बाहर कर दिया, हो गया। कुछ फर्क पड़ा क्या? मुझे ये बताओ। x z तो वही है ना, z को अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा बेटा तो ऐसे समझ लो, लो तुम्हारे लिए और चीज आसान है। पर अब ये मत बोलना अल्फा मेरा रियल अल्फा, यहाँ पे मेरा प्योरली इमेजिनरी है। देखना ये लिखा है, कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लो, कितना हो जाएगा बताओ? a बार अल्फा बार माइनस अल्फा होगा, ये हमें पता है प्योरली इमेजिनरी है, माइनस b बार अल्फा प्लस c बार इक्वल टू 0। बताओ क्या ये अल्फा सेम है बेटा? अब बताओ, z में नहीं समझ में आ रहा तो अल्फा में समझ में आ जाएगा। अल्फा तो वही है ना, लैम्बडा है, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, आप समझ आ गया? मैंने वहां पे z को बस लिखा नहीं, रूट लैम्बडा है जिसको अल्फा बोलना है, मैंने z में ही डील कर लिया। तुम्हें अल्फा ही पसंद, अल्फा से ही कॉमन रूट दिखता है तो लो अल्फा लिख दिया मैंने, और अल्फा दोनों में है, अल्फा तो एक ही है ना जो रूट है कॉमन, इसलिए ये बन गया। और किसी को कोई भी डाउट? बोलो जल्दी, यस और नो। और अगर नहीं है नो सर। अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट, और वो मैं लेता हूं व्हाइट बोर्ड पे। जस्ट अ मिनट। ओ, ब्लैक चलेगा कि व्हाइट करूं? चलेगा सर। चलेगा सर। चलो ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वही वही ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करें, यस और नो? ठीक है, हमने एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन तो देख चुका है, और वो क्या था? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और जब मैं इसको लिखता था मॉड z,
तो हम इसको बोलते थे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज कट गई, जल्दी बोलो क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं सर। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मॉड z का मीनिंग क्या होता था, एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड z? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये सबको पता है कि हम मॉड z को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोलते हैं। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में डिटेल में आता है, बट मैं अभी ले रहा हूं ये पूरी थ्योरी। मॉड ऑफ z माइनस z1, इससे क्या समझते हो तुम, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन होता है, याद रखना, मॉड z को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, z माइनस 0। यस सर। ठीक है, यस सर। मॉड z को हम z माइनस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉड z को z माइनस 0 लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं z का ओरिजिन से डिस्टेंस, यस और नो, ठीक है, यस सर। ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब z माइनस z1 का मॉड अगर मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1। ओके, तो अब जब भी मैं इस तरीके से तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दिखता है मॉड ऑफ z माइनस z1, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 या z1 का z से डिस्टेंस। सर कैसे, सर अभी भी समझ नहीं आया, तो लो तुम्हारे लिए एग्जांपल, अगर मैं ऐसा भी लिखता हूं, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2। ठीक है, अब इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं कि सर ये कैसे आया, थोड़ा ये तो आपने ऐसे लॉजिकली बताया जैसे उधर बताया था, मैं प्लस भी तो मान सकता था यहाँ पे +0। तो अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं। 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है सबने, पहले तो ये बता दो। यस सर। यस सर। चलो ठीक, वरना ये भी बोल देते सर स्किप कर दिया था। तो x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो बताओ z1 माइनस z2 क्या होगा यहाँ पे, z1 माइनस z2, बोलो z1 माइनस z2 करो, इसको अज्यूम कर लेना मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 का मॉड, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। सबसे बेस्ट, मैं तुम्हें बताया था कि Yes, कुछ sir. भी प्रूव करना है, you have to prove any sort of derivation or something, assume x plus iota y, सबसे बेस्ट। तो यहाँ दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे, तो दो अलग अलग मान लिया। जरा मॉड्यूलस बताओ कितना होता है, अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 y1 माइनस और माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या इसी को हम Distance डिस्टेंस formula. फॉर्मूला बोलते थे, हाँ Yes, यस sir. यस सर। और किन दो के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे, x1 y1 हाँ और x2 x2 y2। y2। तो क्या उसी लॉजिक से हम इस डेफिनेशन को करेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमने सही इंटरप्रेट करा और प्लस नहीं आना चाहिए, यस ठीक है, Yes. ये हो गया Yes, हमारा, sir. ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुमने फर्स्ट ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखा, मॉड z देख चुका था, इसलिए मैंने उसी से आगे बढ़ाया कि और ये याद रखना ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट चलने वाला है अब आगे का, मतलब सब चीज में दिमाग लगेगा, अब कुछ रटने जैसी चीज कम आएगी, जो भी अब हम कॉम्प्लेक्स देखने वाले आगे, ठीक है, आज और नेक्स्ट क्लास में भी। तो मॉड ऑफ z माइनस z1 का मतलब होता है z का z1 से डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होता है z1 का z2 से डिस्टेंस या z2 का z1 से डिस्टेंस, बात एक ही है, वाइस वर्सा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जिसका प्रूफ भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तुमसे एक चीज पूछता हूं, मुझे बताना एग्जांपल वाइज, अगर मैं ऐसा लिखता हूं मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, हाउ कैन यू इंटरप्रेट इट ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम 2 माइनस 3 होता है। सर गलत 2 है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हाँ कोई और, नहीं नहीं सर, जैसे 2 माइनस सर X अगर plus 2 प्लस 3 आयोटा सर ले ले तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सर, कॉन्जुगेट नहीं से नहीं distance। नहीं कॉन्जुगेट कुछ नहीं, कोई और, सर माइनस आयोटा माइनस 2 हाँ वापस बोलो, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा माइनस 2 2 प्लस 3 आयोटा से डिस्टेंस। Sir, distance of z plus 2 from 3 iota. और कुछ, सर डिस्टेंस sir, ऑफ minus common निकाल सकते हैं। 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, बिल्कुल माइनस सही। 2 प्लस हाँ, 3 ये। आयोटा।
यस सर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, जिसने ऐसा बोला था, सुन लो, z+2 का -3i से डिस्टेंस, वो भी एक तरीके से सही था 3 से, पर हम वैसे नहीं, हम z और 2 - 3i को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। z में से फिर मैंने माइनस को बाहर करा, क्यों? बिकॉज इफ यू वांट टू कंपेयर विद दिस फॉर्म तो एक माइनस साइन होनी चाहिए, तो वो माइनस को मैंने पहले अलग करा। माइनस को अलग करने के बाद फिर मैंने लिखा -2 + 3i। इस बात से एग्री करते हो? यस ठीक है। Yes, तो अब मैं ज्योमेट्रिकली बोल सकता हूं कि अगर मैं इस चीज को अज्यूम करूं z1, तो ये बन गया mod ऑफ z - z1। तो z का डिस्टेंस फ्रॉम -2, -3 अच्छा हाँ -2 + 3i मतलब वही आर्गन प्लेन में देखा जाए तो -2, 3, ठीक है। एनी डाउट? अब समझ में आ गया कैसे फील करना है? तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है। माइनस के बाद कंपेयर करते, ये पॉइंट याद रखना। और कोई एग्जांपल बताने की तो जरूरत नहीं, आगे बढ़े, इसलिए मैंने प्लस करके ही लिखा वहां पे कि तुम समझो, उसको फील करो। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब जैसे मैंने ये लिखा z+i का मॉड, इसका मतलब क्या होगा ये भी बता दो। z का डिस्टेंस फ्रॉम माइनस डिस्टेंस माइनस आयोटा से। हाँ, -i मतलब 0, -1 पॉइंट से। हाँ ये तो हो। okay. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा लोकस। अब ये लोकस क्या होता है जरा समझते हैं। किसी ने वर्ड सुना है पहले? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टी लगा दो तो सुना है। क्या आगे टी लगा दो तो सुना है। क्या होता है वो? एक वो क्या होता पर्टिकुलर पॉइंट बायोलॉजी में सुना था। हाँ, लोकस अलग होता है। लोकस फ्लाई टाइप होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। चलो ठीक है, अभी हमें उस पे नहीं जाना है, हम वापस मैथ्स में आते हैं। ओके, और मैथ्स में लोकस का मीनिंग क्या होता है वो तुम्हें सबको पता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। ये एक पार्टिकल, एक इंसेक्ट है, ठीक है। ये एक इंसेक्ट है, कोई भी एक मान लो। मैं बोलता हूँ इस पूरे बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड में मैं अगर इसको बोलूँ कि ये कहीं पे भी फ्रीली जाए, तो तुम बता सकते हो इसका पाथ क्या ट्रेस होगा? ये कहाँ जा सकती है पॉइंट? तो बोर्ड के ऊपर भी कहीं भी जा सकती है। अगर मैं बोलूं बोर्ड पे रखा हुआ है तो बोर्ड पे कहीं भी जा सकती है। तो पाथ कौन सा ट्रेस्ड होगा? ये कंप्लीट बोर्ड। इस टाइप से मैं बोल सकता हूं कि दैट इंसेक्ट कैन गो एनीवेयर। तो जो पाथ ट्रेस होगा या जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी या जो मूविंग पॉइंट जहां भी जाएगा, तो वो जो एरिया जो बन रहा है, जो भी मैं बोलूं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली लोकस। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, एक पार्टिकल को तुमने हवा में छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वो कहां जा सकता है? सर हवा में कहीं पे जमीन पे जाएगा। जमीन पे जाएगा बेटा, मतलब नॉर्मली एक उड़ने वाला है ऐसा समझ लो, ठीक है। अच्छा, उसके तो फिर हवा में कहीं पे भी जा सकता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्पेस होगा उसका लोकस? स्पेस होगा, पूरा स्पेस, ब्रह्मांड, कहीं भी जा सकता है। यस सर। अब देखो, अब मैं ये तो एक बहुत इजी से पॉइंट बताया, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन भी लगाते जाऊंगा, मतलब वो पार्टिकल जो घूम रहा है उस पर एक कंडीशन लगेगी, ठीक है। एक कोई फिक्स गिवन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब पार्टिकल कहां होगा? पार्टिकल इस पॉइंट से हमेशा r डिस्टेंस की दूरी पे रहेगा। ये मेरा पार्टिकल है और वो इस पॉइंट से, गिवन पॉइंट, ये तुम्हें नोन है, हमेशा r डिस्टेंस की दूरी पे रहेगा। तो अब बताओ ये पॉइंट कहां जाएगा? सोच के बताओ। सर्कल के एरिया में। हाँ सर एक नहीं, सिर्फ सर्कल पे घूमेगा आर रेडियस के सर्कल के एरिया ठीक है, ठीक है, सबने बोल दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या होने वाला है। पॉइंट इज दैट कि एरिया में घूमेगा, लोकस रहेगा स्फीयर। ओ तेरी सर, ये क्या बोल दिया आपने? 3D में। हाँ ठीक, थोड़ा सा फील डायमेंशन, ठीक है। अगर एक पॉइंट से मुझे डिस्टेंस r की दूरी पे रखना है, मैंने सिर्फ इतना बोला था, तो मतलब वो पॉइंट, वो पार्टिकल कहां जा सकता है? तुमने प्लेन में सोचा, पर बाहर भी तो निकल के आ सकता है r डिस्टेंस की दूरी पे, तो वो कहीं पे भी हो सकता है। तो बेसिकली वो स्फीयर बनेगा। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि प्लेन में ही रहेगा, ये ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में, तो अब तुम जो बोल रहे हो वो सही होगा। सर्कल। सर्कल,
ठीक है, सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऐसा नहीं बोलना, सिर्फ सर्कल बोलना है, क्योंकि सर्कल के पास होती ही बाउंड्री है, सर्कल के अंदर कुछ नहीं होता है, सर्कल के अंदर पूरा खोखला ही रहता है। तो अगर मैं लोकस बोल रहा हूँ सर्कल, सर्कल कह सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हम यही बोलेंगे, एरिया नहीं बोल सकते बेटा, एरिया तो वो डिस्क हो जाएगा। ये डिस्टेंस को कभी वो कम नहीं कर सकता है, तो वो हमेशा इसी पाथ पे ही रहेगा, तो हम एरिया कभी नहीं वर्ड यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, इस कर्व पे घूमेगा, और इस कर्व को ही हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल। तो लोकस विल बी अ सर्कल, बस इतना बोलेंगे। और अगर वो प्लेन वर्ड नहीं लगाऊंगा तो स्फीयर हो जाएगा पूरा, एक बॉल, बॉल देखी ना तुमने, बॉल की तरह वो घूमेगा जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही तुम आगे जाके जब पढ़ोगे तो एक पैराबोला आएगा, एक एलिप्स आएगा, एक हाइपरबोला आएगा, ये सभी जितने भी तुमने पढ़े हैं बेसिकली लोकस ऑफ अ पॉइंट ही है। मतलब एक पॉइंट पे कुछ भी कंडीशन लगाएंगे तो फिर उसकी जो पाथ या ट्रेजेक्ट्री होगी उसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। एरिया में सर क्या क्या बोलो एरिया में क्यों नहीं जाएगा? बेटा, यहां कैसे जा सकता है पार्टिकल, यहां कैसे जाएगा जरा मतलब बताओ, आर डिस्टेंस की दूरी पे कैसे रहेगा वो पार्टिकल सेंटर से? अरे बेटा आर मतलब डिस्टेंस, हाँ बोलो। आर को कांस्टेंट रख। कितना तो इजी है बेटा, तुम एक थ्रेड को एक कहीं पे बांध दो और फिर उस थ्रेड को तुम घुमाओ, तो वो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कल पे रहेगा कि अंदर भी कहीं पे भी रह सकता है। उस थ्रेड के डिस्टेंस को फिक्स करना, ये कांस्टेंट बोला ना आर, आर को कम कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिस्टेंस आर या आर से कम हो सकता है, तब क्या होगा? डिस्टेंस आर या आर से कम हो सकता है, तब ये बिल्कुल सही, तब वो पूरा एरिया आएगा। एक मिनट सर हाँ बेटा बोलो। सर वो लोकस आपने स्पीयर समझा है ना सर, वो हाँ। समझ नहीं आया मुझे। बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है। तुम्हारे पास कोई एक रस्सी हो, ठीक है, रस्सी भी छोड़ो, किसी भी एक धागे को बांध दो, ठीक है, और उसकी परफेक्टली उसको खींच दो। अब मैं बोलूं कि आर डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट को, एंड पॉइंट ऑफ दैट घुमाओ, उसको रस्सी के एंड पॉइंट को घुमाओ, तो बेटा कहां जाएगा वो? अब मैं कैसे बताऊं, तुम थोड़ा सा फील करो ना, मैं यहाँ पे प्लेन में बना रहा हूं, क्या पॉइंट ये बाहर नहीं आ सकता, बाहर की तरफ? अरे ये भी डिस्टेंस आर होता है बाहर। अरे एक कॉपी लो, जेड एक्सिस पे एक कॉपी लो, कॉपी पे एक पॉइंट बनाओ, वो आर डिस्टेंस की दूरी प्लेन के बाहर नहीं हो सकता, कॉपी के बाहर? यस। तो अगर वहां भी हो सकता है तो इंटरनल टेढ़ा भी रख दो, वो आर डिस्टेंस की दूरी पे फिक्स कर लो, एक पेन को ही रख लो, पेन को एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स कर लो और घुमाओ। कहां कहां जा सकता है? तो बाहर भी हो सकता है, प्लेन पे भी हो सकता है, सब जगह, नीचे भी जा सकता है आर डिस्टेंस की दूरी, तो बेटा स्फीयर होगा ना? ओके नहीं होगा स्फीयर? बहुत सारे सर्कल हम जब भी बोलते हैं ना तो इन्हें प्लेन बोलते हैं, हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं, पर वो पॉइंट बाहर भी तो निकल सकता है प्लेन के, डिस्टेंस सारी रखोगे। और अगर फील करना है तो बेटा एक गेंद लेना, गेंद, ठीक है, बॉल लेना, बॉल के सेंटर, अंदर एक सेंटर होगा उसका बॉल का। अब तुम बताओ बॉल के बाहर के सब पॉइंट्स उस सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे ही रहेंगे, यस और नो? यस सर। तो लोकस क्या हो गया? स्फीयर हो गया, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होती है, जरा अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अगर ये इतना समझ लिया है तो, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, लोकस करके नहीं लिखना, लोकस तो पूछा ही है, ठीक है। लोकस मतलब हुआ। अब मूविंग लिख रहा हूं, a moving point which moves under the given condition, एक ऐसा मूविंग पॉइंट जो एक कंडीशन पे घूमेगा हमेशा। सो द पाथ या ट्रेजेक्ट्री, कुछ भी बोलो, ट्रेजेक्ट्री traced by that point। अब मैं इन प्लेन नहीं बोल रहा हूं, प्लेन में बोलूंगा तो ऐसा। तो अगर मैं बात करूं सर्कल, सर्कल भी क्या होता है बेटा? एक लोकस होता है। किसका लोकस है? सर्कल भी एक ऑफ अ पॉइंट, हमेशा पॉइंट के ही लोकस बात करते हैं हम, ठीक है। सर्कल का क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, ठीक है। लोकस बहुत सारे होते हैं, सर्कल होता है, पैराबोला, एलिप्स, स्फीयर, ये सब लोकस ही है। किसी एक पॉइंट
को जब मूव करेंगे हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, तो एक कर्व बनेगा, एक शेप बनेगा। वो शेप क्या है, उसका नाम क्या है? जैसे कि सर्कल। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सर्कल में, बताओ? सेंटर। फिक्स पॉइंट क्या होता है? हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिक्स पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट, और जिसको हम क्या बोलते हैं? आर, रेडियस। पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना रेडियस। एक ऐसा पॉइंट लो जिसका एक फिक्स गिवन पॉइंट से फिक्स गिवन डिस्टेंस की दूरी पे रहे वो, तो सर्कल बनेगा। जो पाथ बना उस पॉइंट का, मतलब वो जो पार्टिकल है वो जो एक पाथ बना रहा है, मतलब तुम ऐसा समझ लो एक कोई पार्टिकल है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे से एक लाइन बनती जाएगी ब्लैक पेन की, पीछे से तुमने एक कुछ उसके साथ कुछ अटैच कर दिया, तो वो पॉइंट जहां जहां भी जाएगा वो पार्टिकल, तो वो जो ट्रेस बन रहा है पार्टिकल का, जो पाथ बना पूरा, कैसा भी लोकेशन हो, जैसे कि ये बनाया उसने पाथ, तो ये उसका लोकस हो गया उस पॉइंट का। ये बनाया तो ये क्या हो जाएगा? ये लोकस हो जाएगा। और इस लोकस का एक नाम होता है, कुछ स्पेसिफिक लोकस जिसके तुमने नाम पढ़े हैं, वो है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके से लोकस ही होता है, स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके से लोकस होता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बाद में, ठीक है? तो बेसिक पॉइंट, एक पॉइंट का पाथ ट्रेस्ड। ये सर्कल कैसे हुआ? अरे बाप रे, लोकस क्या बोला मैंने? एक पॉइंट का पाथ ट्रेस्ड। सुनते क्यों नहीं हो जो मैंने स्टेटमेंट बोला? एक पार्टिकल को जब तुम मूव कराओगे तो उसने जो अपना पाथ ट्रेस करा, उसने जो पाथ बनाया, अरे एक पार्टिकल, एक मक्खी है भाई, मक्खी घूमते हुए यहां से यहां गई, तो क्या लोकस होगा? ये मेरा लोकस हो गया, ये जो पाथ उसने ट्रेवल करा, ये ऐसा घूम रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो लोकस क्या हो गया उस पॉइंट का? ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो बनाया एक पॉइंट है जो हमेशा इसी बाउंड्री पे घूम रहा है, ठीक है? तो अब क्या होगा लोकस? ये सर्कल की बाउंड्री। ऐसे ही होता है हमारा पैराबोला, ये एक पैराबोला होता है, तो अब पॉइंट कहां पे घूम रहा है? पैराबोला। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो गया? हाँ सर, अब ठीक हो गया। आ गया? ठीक है, समझ आ गया बेटा? पॉइंट नहीं होता है बेटा लोकस, उस पॉइंट ने जो पाथ बनाया ट्रेवल करते हुए कंडीशन में, उसको बोलते हैं। और आसान बताता हूं, कभी तुमने, मतलब कितना तो इजी है, तुम पॉइंट क्यों बोल रहे हो? लोकस कैसे पॉइंट हो सकता है? ठीक है, पॉइंट ने जो पाथ ट्रेस करा, तुमने कभी स्काई में देखा है वो जब वो जाते क्या बोलते, जेट प्लेन, या वो जाते तो पीछे पूरा वो फॉग या वो पूरा धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं है, यस सर। अब मुझे बताओ वो जो जेट प्लेन है वो प्लेन लोकस है कि वो जो धुआं जो निकल रहा है, वो धुआं ने जो बनाया वो है? अब समझ आ गया? धुएं ना। ठीक है, बस ये हो सर गया। हाइपरबोला एक बार बता सकते कैसे होगा? हाइपरबोला ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है हाइपरबोला। एलिप्स ऐसा होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है फिक्स पॉइंट, वो हमेशा इसी पे घूमेगा, इसी पे घूमेगा, इसको बोलते हैं एलिप्स। इसी पे घूमेगा। या ऐसा भी होता है पैराबोला, ऐसा भी होता है, तुमने पढ़ा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन? ये हो गया, ठीक है? जैसे कि तुमने उसमें फिजिक्स में तुम पढ़ोगे कि एक पार्टिकल, एक पॉइंट है, उसको हमने थ्रो करा, प्रोजेक्टाइल किया, तो उसका शेप ऐसा बनता है, तो ये भी क्या है? यही लोकस है बेटा, यही लोकस है उस पॉइंट का जिसको तुमने भेजा, और इसकी इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा? यही करा, पाथ या ट्रेजेक्टरी ट्रेस बाय दैट पॉइंट। लिखा है, साफ तो लिख दिया मैंने, पॉइंट तो लिखा ही नहीं, ठीक है? चलो, अब ये सब इतना क्यों पढ़ाया? क्योंकि अब मैं थोड़े बहुत तुम्हें लोकस बताने वाला हूँ, बाकी डिटेल में तो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में। अभी बस मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड चीजें, जिसमें पहला आता है पॉइंट। सर ये 12th स्टैंडर्ड वाला है? नहीं बेटा, ये सब 11th है, सब 11th में पार्ट 2 आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 आखिरी में आएगा, तुम्हारे मॉड्यूल में पार्ट 2 करके अलग से दिया होगा। तो एनसीईआरटी में नहीं है ना वो? नहीं, कि हम बेसिक प्रैक्टिस कर सके? नहीं, तुम्हें उसके लिए मैं करवाऊंगा ना, तुम्हें क्वेश्चंस है थोड़े बहुत, कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में भी थोड़े थोड़े पार्ट 2 के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ओके?
चल मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या, ये z मेरा मूविंग पॉइंट है, z का मुझे लोकस पता करना है कि z कहां कहां होगा, और z1 z2 मेरे फिक्स पॉइंट है। ठीक है, एक कंडीशन बना दी है मैंने अब z की मूविंग पॉइंट की। क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताओ, मीनिंग बताओ इसका, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। z का डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम फ्रॉम z1 z, और इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम Z2 z2। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट मेरा z1 है और अगर एक पॉइंट मेरा z2 है, तो z2 में एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसका दोनों से डिस्टेंस क्या हो, हमेशा दोनों फिक्स पॉइंट से सेम। तो क्या ये फिक्स होगा एक पॉइंट z कि z कहीं पे लाई कर सकता है, और भी बहुत सारी जगह पे, पता है? हाँ लाई कर तो लाई कर सकता है स्ट्रेट लाइन पे। मिड पॉइंट पे भी लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये लाई करता है हमेशा, इस लाइन को कुछ बोलते हैं, ये लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, तुम कॉन्करेंसी से प्रूव कर सकते हो, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो ये लाइन क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो दिस लाइन इज नथिंग बट, मैं नीचे तुम्हें लिखवाता हूं, अब इसकी डेफिनेशन यही लिखवा देता हूं। मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 बोलेंगे अगर हम, तो इसका मतलब होता है लोकस ऑफ z विल बी perpendicular bisector of the line joining z1 and z2। उसके बाद वो ग्राफ फिर से समझा देना एक बार। हाँ ठीक है, ये लो z1 z2, मुझे बताओ एक ऐसा पॉइंट लो प्लेन पे जिसका इन दोनों से डिस्टेंस बराबर हो, बताओ कहां कहां होगा, सोचो। इधर हो सकता है, इधर, क्या ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो सकते हैं? सर आपका स्क्रीन बहुत लैग हो रहा है। अच्छा लैग हो रहा है? नो सर बेटा तुम्हारा नेट स्लो है फिर तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 एंड z2, मतलब z का दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर हो, तो कहीं भी हो सकता है। अगर z मिड पॉइंट तो होता ही है, सभी को पता है मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसका तो सेंटर में आएगा हमेशा। ठीक है, सेंटर पे होगा या ऊपर हो या इस लाइन पे रहेगा हमेशा, तुम कहीं भी ले लो। ज्योमेट्रिकली मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ऐसे ऐसे कैसे प्रूव होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये डिस्टेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर लोगे तो वो कौन सी लाइन होती है हमेशा? परपेंडिकुलर लाइन पे फिर सर्कल भी तो हो सकता है ना? है, स्ट्रेट लाइन पे सर्कल हो सकता है, मतलब इस लाइन के मतलब जो इक्वल डिस्टेंस होगा वो रेडियस में ऐसा एक इस लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब ये अगर हम इसको कोई एक्सेस सर्कल का डायमीटर। अरे बेटा हम जो बात कर रहे हैं वो प्लेन में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो प्लेन में। सर अगर एक ही फिक्स पॉइंट होता तो उसमें सर्कल ले सकते थे ना? हाँ फिर तो वो सर्कल होता, पर यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया, वो तो सर्कल पढ़ लिया ना, अब अपन आगे आ गए। ठीक है, कि z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 बोलूंगा, इसका मतलब है z का स्ट्रक्चर हाँ स्क्वायर पिरामिड जैसा है ना सर? नहीं इतना मत सोचो कुछ भी ज्यादा, ये प्लेन में बात कर रहे हैं, ये मेरे 2 पॉइंट है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, ये मेरा z का लोकस है, और ये लाइन कौन सी है? इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली से परपेंडिकुलर लाइन, और इन दोनों को बाइसेक्ट करती हुई, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, दिस विल बी z। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट करके भी बताता हूँ एक एग्जांपल से, तो तुम्हें और समझ में आएगा। मॉड ऑफ z प्लस i इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस i। व्हाट यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? क्या होगा लोकस? मॉड ऑफ z प्लस i इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस i। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फील कर। बिल्कुल, प्लस i मतलब z स्क्वायर। नहीं कुछ नहीं भाई, तुम क्या पता क्या बोल रहे हो। z का माइनस i से डिस्टेंस, माइनस i मतलब 0,-1, और z माइनस i मतलब z माइनस बाहर करा i मतलब 0,1 से डिस्टेंस। तो z एक ऐसा पॉइंट है जिसका 0,1 और 0,-1 से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, सेम है। कौन सी लाइन दिखेगी तुम्हें? कौन सी लाइन दिख रही है जो डायरेक्ट दिख रहा है, जो हमेशा इस सर एक तो ओरिजिन रियल एक्सिस लाइन रहेगी हमारी, रियल एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, या इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, 0 ये होगी, ये मेरा Zero. लोकस है। अब सर आपने ये तो बताया, पर अब हम स्कूल लेवल पे अगर आता तो क्या करते हैं, फिर कैसे बोलते हैं? तो सुनो, इसका प्रूफ बताता हूँ मैं, बहुत इजी है। ग्राफ से भी तो बता ही सकते हैं ना। अरे बेटा बता सकते हैं, मना नहीं बता सकते तो मैं क्यों बताता? ठीक है, बट एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ नहीं दिया है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, समझते क्यों नहीं हो? कोई चीज बताइए तो वो करेक्ट ही है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक और वे में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल वे में। ओके, z इज इक्वल टू, क्योंकि कोई भी चीज अगर ग्राफिकली प्रूव होती है तो उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, याद रखना। और जब तक मैथमेटिकल प्रूफ जस्टिफाई नहीं होता है, हम उस चीज को यूनिवर्सल नहीं कहते मैथ्स में, कोई सा भी फॉर्मूला हो, याद रखना ये चीज, ठीक है? भले ग्राफिकली वो प्रूव हो जाए। हाँ बेटा, उसकी मैथमेटिकल एक इक्वेशन जरूर बनती है, तुमने भली पढ़ी नहीं हो, पर वो सब निकली हुई रहती है, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती कई बार, तो बताई नहीं जाती है, ग्राफिकली प्रूव करके छोड़ देते हैं, ठीक है? चल, अगर मैं z को x प्लस आयोटा y रखता हूं तो कितना होगा? x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। हमने करा है इसका प्रूफ, जैसे बिल्कुल करते हैं अपन, ठीक है? अब मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y प्लस 1। हमें वो x z का लोकस निकालना है, ठीक है? z प्लस आयोटा बाहर करा, y माइनस 1 क्या होता है बेटा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y प्लस प्लस कोई बच्चा पहले ही बोल रहा था z प्लस आई में मॉड्यूलस। बेटा जब तक रियल पार्ट अलग नहीं होगा ना, तब तक हम अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 ऐसा मत बोल देना, ये z के खुद के अंदर x प्लस आयोटा y फॉर्म है, तो पहले पूरा रियल अलग करो, पूरा इमेजिनरी अलग करो, फिर मॉड्यूलस निकालो, ठीक है? दूसरे में बताओ, दूसरे में क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y माइनस वन, ठीक है? क्या इसको एक्सपांड करोगे आप पूरा स्क्वायर करके? स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस 2y, y इज इक्वल टू 0 पर मतलब y इज इक्वल टू 0, y का 0 होने का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसी का मतलब होता है हमारी रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। समझ आया कैसे प्रूव करा? यस सर। तो हमने लोकस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्रैक कर लिया, अगर तुम्हें लोकस पता हो तो, कि ये लोकस होता कौन सा है जिसपे ये दो बराबर होते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट देखा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारी क्लास में तो किसी ने पूछा नहीं, बट दूसरी क्लास में ना एक क्वेश्चन आया था कि सर अगर ये लाइन टिल्टेड हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिकली, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। मतलब मैं बता देता हूँ क्या था वो पॉइंट, कि अगर मैंने लिखा मान लो z प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, अगर ये दो बराबर है तो अब लोकस क्या होगा? तो हम लॉजिकली तो बोल सकते हैं फिगर के थ्रू, पर इक्वेशन तुम नहीं निकाल सकते हो फिगर के थ्रू अभी फिलहाल। बताओ कौन कौन से पॉइंट है? -1 कॉमा -1, -1 कॉमा -1, ये हो गया। ठीक है, माइनस बाहर करेंगे ना, -1 माइनस आयोटा। इधर बताओ माइनस बाहर करो तो 2 - 3 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, बाकी 3 नीचे जाएगा, तो ये हमारा जाएगा नीचे यहाँ पे 2, -3, ये हो गया। तो डिस्टेंस कितना होगा? मतलब ये दोनों पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको मैंने ज्वाइन करा, ये मैंने ज्वाइन करा, और इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी होगी? कुछ ऐसी कोई लाइन जा रही होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी कोई रैंडम लाइन होगी। तो पॉइंट इज दैट, क्वेश्चन इज दैट कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे अपन रियल एक्सिस की फटाफट निकाली, ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब एक तरीका तो क्या है, अब समझ में आया क्यों मैंने मैथमेटिकल प्रूफ बताया था। z को क्या अज्यूम करोगे बोलो? प्लस आयोटा y पूरा सॉल्व करोगे क्या? नहीं बेटा, y एक्सिस कैसे होगी? ऐसी लाइन का हाँ क्या बोल रहे हो? y इक्वल टू mx होगा ना? हाँ, mx प्लस c कुछ होगा बेटा, मैं वही बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं इक्वेशन। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, x प्लस आयोटा y के थ्रू कर लोगे वो तो इक्वेशन आ जाएगी। मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, स्ट्रेट लाइन तुम्हें अब ये तो समझ आ गया ये मेथड। तो x प्लस आयोटा y वाला
क्रॉस चेक कर लेना तुम आफ्टर द क्लास। यस सर। ठीक है। अब देयर इज वन मोर वे इसकी इक्वेशन निकालने का, पर उसके लिए तुम्हें कुछ चीजें पढ़ानी पड़ेगी मुझे। तुम्हें पता है लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप mx प्लस सी या ऐसी Plus कुछ plus इक्वेशन C. होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये भी तो होती है इक्वेशन, ये भी एक लाइन ही है बेटा, यस अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, ये मेरी लाइन है। ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन निकलती कैसे है वो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। एक फॉर्म होता है लाइन की इक्वेशन का, वो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे आई, क्या है ये m, क्या है ये x1 y1, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो एक कोई भी इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है और ये एक पॉइंट x1 y1 से पास होगी ये लाइन, और ये एंगल बना रही है थीटा, जिसका tan थीटा हम बोलते हैं क्या, स्लोप m। m ये होता है। तो मुझे बताओ क्या ये लाइन फिक्स हो जाएगी? मतलब एक पॉइंट दे दूं, कोई भी एक पॉइंट दे दूं इस लाइन पे और एंगल फिक्स कर दूं, तो क्या ये लाइन फिक्स हो जाएगी? यस और नो? सर। यस सर। ठीक है। क्यों Yes, फिक्स हो sir. जाएगी ये लाइन, बताओ क्यों फिक्स हो जाएगी? क्योंकि क्योंकि एक ही हमारा angle से पॉइंट जाती फिक्स है। है और Change हो हमारा जाएगा। एंगल फिक्स है। ठीक है, फिक्स हो गया। क्योंकि अगर तुम एंगल फिक्स नहीं करोगे तो इस पॉइंट से जाने वाली बहुत सारी लाइन हो जाएगी, ये भी। सिमिलरली अगर तुम पॉइंट फिक्स नहीं करोगे तो बहुत सारी पैरेलल लाइंस हो जाएगी जो सेम स्लोप बना देगी। ठीक है। तो अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पॉइंट, बोलो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? एक तो Point and पॉइंट, slope. एक स्लोप। एंड फिक्स ठीक है। एंगल। एंगल बोलो या tan थीटा बोल दो, स्लोप बोल दो, बात एक की है। ठीक है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाती है। मान लो मैंने दे दिया तुम्हें m इक्वल्स टू 2 और एक पॉइंट दे दिया तुम्हें मैंने -1, 1, तो क्या तुम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? ऊपर ही फॉर्म बताया मैंने कैसे। y माइनस y1 क्या है, x1 y1 पॉइंट बोलो, ये रहा 1, 1। स्लोप कितना है 2, y minus 1 x माइनस x1, तो वो माइनस ऑफ -1 हो plus गया। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? ये आ गई इक्वेशन। ऐसे निकलती इक्वेशन अगर तुम्हें कोई पॉइंट और स्लोप दे दे तो। और तुम देख सकते हो ये ऐसी कुछ आ रही है इक्वेशन, या इसको y इक्वल टू mx प्लस c में रख के वैसे भी देख सकते हो, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, y माइनस y1 m x माइनस x1, इसको तो घोट लो। पूरे स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा ये वाला ही फॉर्म यूज होगा। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। यस और नो? क्या याद रख लोगे? और पॉइंट स्लोप कैसे दे देता हूं? ठीक है। Yes, अब दूसरा पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, ये तो tan थीटा सबको पता है, पर एक और भी फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1। नहीं मतलब ठीक है, वो तो अपन इंस्टेंट पे अब वो निकालते हैं, पर उसी का तुम d को जो बोल रहे हो ना उसको डेल्टा कर दो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ये भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर तुम्हें एक लाइन पे 2 पॉइंट्स दे दे, इस लाइन पे तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दिए, तो क्या तुम स्लोप निकाल सकते हो? बहुत इजी प्रूफ है, बहुत yes easy। sir देखो Yes, कैसे। sir. ये जो थीटा होगा क्या वो Yes, भी sir. ये भी थीटा होगा? हाँ Yes. coordinate. यस सर। ये कितना होगा? y2 माइनस y1। हाँ, y2 ये minus टोटल y1 y2 में y1 गया, और ये कितना होगा? x2 x2 माइनस minus x। minus x1. तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, या उसको m बोलो तो ये रहा। ठीक है। तो अगर तुम्हें स्लोप नहीं दे पर तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दे, तो क्या तुम 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो? y2 Yes. माइनस y1। अब ये मत Yes, सोचना sir. सर किसको y1 माने किसको y2 वाला माने, मतलब 2 पॉइंट दे दे, किसको हम x1 y1 माने किसको x2 y2 माने, तो तुम किसी को भी मान सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है। अब अगर ये समझ आता है तो मैं एक और फॉर्म तुम्हें देता हूं। सर Why? मैटर क्यों नहीं करता वो समझ नहीं आया। अरे बेटा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लो वो minus ठीक है, निकाल मतलब y2 अगर बड़ा हुआ और x2 तो अरे बेटा ये लिख दिया मैंने, लो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 करो, आंसर पे फर्क पड़ेगा No, सर फ्रीज sir. हो गया। है?
फ्रीज हो गई है, नहीं दिख रही स्क्रीन कुछ। नहीं दिख रही, एक सेकंड रुक। अब दिख रही है? यस सर। ठीक है। अगर हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखे या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिखे, इसमें क्या फर्क है बताओ? फर्क है? नो। तो हम किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 दोनों पॉइंट्स में से मान सकते हैं। ठीक है, यस। y माइनस Yes, y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमने पढ़ा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सिमिलरली हमने एक और फॉर्म दे दिया, अगर हमें स्लोप नहीं पता है तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी है। क्या करा हमने? ये कब यूज करोगे? इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप नहीं दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, और इसको क्या ऊपर वाले को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब एक पॉइंट और स्लोप दे दे तो हम ये यूज करेंगे, और जब तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दे तो हम y माइनस y1 वाला यूज करेंगे। एनी डाउट? समझ आ गया ये? ठीक है, अब मुझे बताओ, यस सर। ये जो अपना क्वेश्चन था ये वाला, क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो आप? x प्लस आयोटा y से नहीं, नॉर्मल। तो देखो बहुत इजी है। हाँ, एक चीज और बता दूं, एक इसके साथ और बता दूं। जब ये इतना बताया ही है तो 1-2 पॉइंट्स और बता दूं। मुझे बताओ, अगर दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बताऊंगा मैं फिर, ठीक है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, एक का स्लोप m1 है, दूसरा का स्लोप m2 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ m1 इक्वल्स टू m2 होगा अगर पैरेलल है तो? यस सर। ठीक है, बहुत Yes, इजी sir. पॉइंट है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये 100% श्योर है कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा। ठीक है, एनी डाउट? नो। ठीक है, और अगर if No, two sir. lines are perpendicular to each other, इसको बोलते हैं perpendicular to each other, मतलब कैसा फिगर बनेगा? कुछ ऐसा, जैसा कि यहाँ पे भी है, ऐसा कुछ बन रहा है 90 डिग्री पे। तो एक पॉइंट याद रखना, अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन बाद में देखेंगे स्ट्रेट लाइन में। अगर इसका स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 m2 किसके बराबर होगा? माइनस। ये तुम्हें याद रखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है? बोलो। m1 m2 -1। इसको तो दिमाग में बिठा लेना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1, अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m2। हम प्रूफ बाद में देखेंगे स्ट्रेट लाइन में, बस ये इतना याद कर लो। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर इसका स्लोप m2 का स्लोप 1/4 है तो m1 का स्लोप कितना होगा? -1/4 -1। -4। -4। बहुत इजी। m1 की जगह 1/4 रखो तो m2 आएगा -4, मतलब ऐसा। m2 की जगह 1/4 रखोगे, m1 आएगा -4। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो हमने स्ट्रेट लाइन के पढ़े, जिससे हेल्प क्या मिली है? कुछ एक्स्ट्रा चीजें आज मैंने तुम्हें बताई है। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आने वाला है, सब एनसीईआरटी में गिवन है, तुम रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो स्ट्रेट लाइन की। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था कि मेरे पास एक पॉइंट था -1, -1 पॉइंट ए, और एक पॉइंट है बी 2, -3। तो जरा मुझे बताओ, इससे जाने वाली ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकल सकती है? तो बहुत इजी है। Yes, sir. जरा मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पता है। तो मुझे बताओ क्या ये पॉइंट डी निकाल सकते हो? पॉइंट डी 10th क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है पॉइंट डी। सोचो कैसे याद करो। सर वो मिड पॉइंट है। बिल्कुल। तो क्या एक कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था? -1 plus 2/2 is and -1 plus -3/2. हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। ये 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। तो -1 plus 2/2 -1 -3/2 -2। तो ये पॉइंट तो निकल गया, पर मुझे तो ये इक्वेशन चाहिए थी। जिसकी इक्वेशन चाहिए थी, क्या उस पे एक पॉइंट आ चुका है मेरे पास? क्या ये पॉइंट डी ये वाली लाइन पे लाई करेगा? यस। यस सर। और
अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे पॉइंट और स्लोप चाहिए या 2 पॉइंट चाहिए, तो क्या तुम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? इस लाइन का स्लोप यस सर। कैसे? तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हाँ कैसे भी करके अगर तुम AB का स्लोप निकाल लो, 2/3 है। अगर तुम AB का स्लोप निकाल लो तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि M1 M2 -1 होता है। अब कैसे निकालोगे? तो अच्छा, ये भी, स्लोप हाँ, निकालना हाँ, मैंने तुम्हें बताया था। स्लोप कैसे निकालते हैं? निकालना पड़ेगा। y2 - y1 अपॉन x2 x2 minus x1 किसी को भी y1 x1, किसी को भी मतलब x2 y2 मान सकते हो। मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो बताओ y2 - y1 कितना हो गया? -3 माइनस ऑफ -1 -3 +1 हो जाएगा। और x2 - x1 2 माइनस ऑफ -1 2 +1, तो -2/3 विल बी द स्लोप ऑफ AB। एनी डाउट? स्लोप निकालना आया? फॉर्मूला समझ में आया? डिफरेंस Yes, करना sir. आता है ना, 2 नंबर का डिफरेंस, बस 2 नंबर का डिफरेंस कराया और कुछ नहीं करना। Yes. तो अगर ये -2/3 है तो ये परपेंडिकुलर वाले का स्लोप कितना होगा? सोच के बताओ। 3/2 3/2 बिल्कुल सही। कैसे हुआ 3/2? कैसे क्योंकि हुआ? -1 होगा उनका मल्टीप्लीकेशन। मुझे पता है कि M1 इंटू M2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का प्रोडक्ट होता है -1। तो अगर M1 मेरा -2/3 है तो M2 हो जाएगा 3/2। बहुत इजी। और अगर M2 3/2 आ गया मतलब ये स्लोप मेरा 3/2 आ गया। अब मुझे बताओ, मेरे ख्याल से अब तुम इसकी इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। बताओ यस और नो। यस मेरे पास पॉइंट है। Yes, sir. पॉइंट क्या है मेरे पास इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का जिसकी इक्वेशन निकालनी थी? हाफ एंड -2 -2। और स्लोप कितना है? स्लोप 3/2 तो y - y1 मतलब +2 हो जाएगा, इस इक्वल टू स्लोप 3/2 x - x1। ये आ गया, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब ये मेरा आंसर हो गया। तो जब तुम, हाँ एक सेकंड रुको 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 रुको, हाँ अब दिख रहा है? नहीं सर, फ्रीज ही है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। अब हो गया, अब दिख रहा है सर। वो किसी किसी का तुम्हारा नेट का भी इशू होता है बेटा, हर बार मेरा नेट का इशू नहीं रहेगा। ठीक है, चलो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, और अगर पॉइंट स्लोप पता है तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से देखो हमने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल ली। पता है तुम्हारे एनसीईआरटी में आखिरी मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जो हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, कैसे निकाला? अगर मैं ब्रीफ करूं तो मुझे 2 पॉइंट्स पता थे और मुझे इस 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर होते हुए मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो सबसे पहले तो हमने मिड पॉइंट से ये निकाला पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा, फिर इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाला, और अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो ये 90 डिग्री है तो इसका स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट ये जो निकाला ये इस लाइन पे तो लाई करेगा ही करेगा। तो पॉइंट और स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 mx - x1, ये आ गया। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन। अब तुम देख सकते हो सर, ये समझाने में थोड़ा वक्त लगा, पर जब स्पीड आ जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ लोगे तो ये तरीका ज्यादा आसान हो जाएगा ज्योमेट्रिकली। ठीक है, बाकी एक तरीका तो ये बता ही दिया, तुम अब घर जाके मतलब आफ्टर दिस क्लास तुम प्रूव करके देखना। z को क्या सपोज करोगे? बोलो x प्लस आयोटा y। रियल अलग, इमेजिनरी अलग, मॉड्यूलस निकालो LHS RHS का, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यस और नो? इतना क्लियर है? बोलो जल्दी। Yes, sir. यस। ये हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, एक और अगर मैं एक पॉइंट बोलूं, लॉजिकल पॉइंट, एक छोटा सा, that if एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, mod of z - 2 is equal to mod of z plus 2। अगर ऐसा लिख दूं मैं तो इससे क्या इंटरप्रेट करोगे? If mod of z - 2 is equal to mod of z plus 2, z बताओ, z क्या होगा? z कोई भी? ओरिजिन। बिल्कुल गलत। लोकस पॉइंट होते हैं। नहीं नहीं, फिर से गलती। साइन इमेजिनरी एक्सिस। सर इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा? बिल्कुल सही जवाब।
-2 और 2, z का 2 से डिस्टेंस, 2 मतलब 2,0, z + 2 मतलब -2,0 से डिस्टेंस। तो दिस लाइन ऐसी लाइन है जो कि इक्विडिस्टेंस पर है, तो दिस लाइन विल बी नथिंग बट, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, जिसमें हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0। तुम जब सॉल्व करोगे x + i मान के, तो पता तुम्हें क्या हाथ आएगा, x = 0। करके देख लेना आफ्टर द क्लास, जो हमने लॉजिकली क्रैक कर लिया, ठीक है। बस जब ऑब्लिक वगैरह होगा ना, तो ऑब्लिक वगैरह में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो फिर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मैं, या तो तुम x + i से करो, या तो मैंने स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से बताया, तुम्हारे ऊपर है, यू हैव दैट लिबर्टी। सर ऑब्लिक हो जाता है मतलब? बेटा ये इंक्लाइन, अब कभी ऐसा पॉइंट्स दे दिया तो, और फिर तुमसे पूछा। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में इक्वेशन नहीं लिखे, सिर्फ इतना बोला है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ सर्कल, इट विल बी अ पैराबोला, इट विल बी एन इलिप्स, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, खत्म, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो कभी कभार बस नाम ही पूछ लेते हैं, तो इससे आसान और क्या होगा, ठीक है। हमें x + i से पूरा फिर डिराइव भी करना ही नहीं है, इक्वेशंस कभी दे दे 4 ऑप्शन में, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे मॉड्यूल का ही है, शायद लेवल 2 में दिया है, आई होप सो, मुझे पता नहीं है लेवल 1 या लेवल 2 में है। हाँ, तो भाई क्वेश्चन है, इफ 2 iota z1 - z1 - z2 upon 2 iota z1 plus z2 plus z1 का होल मॉड्यूलस इज इक्वल टू cos of 2 phi plus iota times sin of 2 phi अपॉन में cos of 2 phi minus iota times sin 2 phi। हाँ, एक तुम्हें चीज बता दूं मैं कि मैं मतलब 1-2 दिन में तुम्हें एक शीट दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की पार्ट 1 पार्ट 2, वो बहुत टफ शीट है, मतलब फॉर एडवांस है जो मैंने बनाई है, ठीक है। और उसका मैं डिस्कशन भी रखूंगा, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि दूसरी 2 बैचेस को भी उस शीट को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, बहुत टफ शीट लग रही है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि सभी क्लासेस को, इसलिए अभी उनका डिस्कशन भी मैंने रखा नहीं है, मैं दोनों ही मतलब दोनों तीनों क्लासेस का डिस्कशन एक साथ रखूंगा उस शीट का, ठीक है, चलेगा? तो तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हें भी शीट डिस्कस हो जाएगी, मतलब शीट के बाद डिस्कशन भी होगा, मैंने विद सॉल्यूशन दी हुई है पूरी शीट, तो बहुत सारी चीजें तो तुम खुद ही समझ जाओगे, बट स्टिल मैं एक डिस्कशन भी रख लूंगा उसका 1-1.5 घंटे का अलग से, और वो नाइट में होगा, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, अलग से होगा, वो रेगुलर क्लास में नहीं, ताकि दोनों बैचेस अटेंड कर सकें। वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वो नेक्स्ट वीक होगा, बट सर टीम्स पे होगा कि वो मैं बता दूंगा, टीम्स पे ही हो जाएगा, अब तो सब टीम्स में ही पढ़ने वाले अपन, ठीक है, कुछ भी जूम वगैरह नहीं होगा। और एक बीच में जो इशू अभी समय सर के साथ भी हुआ है, तो वो भी शायद टीम्स पे आ गए अब, ठीक है, अब टीम्स पे ही होगा जो होगा, फॉर सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। ये 1 सेकंड, यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाई, ये है क्वेश्चन, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। 2 iota z1 minus z1 minus z2 upon 2 iota z1 plus z2 plus z1 whole mod is equal to cos 2 phi plus iota sin 2 phi upon cos 2 phi minus iota sin 2 phi. This is the question. ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, अभी तो तुम देखना तो सही। देखो शुरुआत में करता हूं, ठीक है। ये सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, पर ये बहुत इजी है डिकोड करना। आरएचएस कोई बताएगा? आरएचएस को डिकोड करके बहुत इजी, मतलब 10th का बच्चा तो नहीं, पर जो एनसीईआरटी पढ़ता है पहले दिन वो भी क्रैक कर सकता है आरएचएस को। तो तुम में से कोई कर सकता है? आरएचएस की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बता देता हूं, ये दिया हुआ है, तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट, बेसिकली मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन था हमारे मॉड्यूल में, z1 अपॉन z2 इज प्योरली रियल। सर 1 होगा? बिल्कुल सही, 1 होगा, ठीक है। बताता हूं कैसे, तुम्हें प्रूव करना है z1 अपॉन z2 इज प्योरली रियल, ठीक है। अब कैसे, तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलस का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना? बिल्कुल। अब हमें पता है कि मॉड्यूलस कैन बी सेपरेटेड इन प्रोडक्ट डिवीजन, तो ये अलग अलग हो गया। और अगर तुम न्यूमरेटर का मॉड्यूलस निकालोगे
cos square 2 प्लस sin square 2 रियल इमेजिनरी अलग अलग है ही सही 1। नीचे का cos square 2 प्लस माइनस sin 2 का होल स्क्वायर मतलब sin square 2 मतलब 1। तो ये तो 1 हो गया, मतलब एक चीज तो डिकोड कर ली। तुमसे प्रूव क्या, इसे देखो फाई करके कुछ भी नहीं पूछा है, z1 अपॉन z2 प्योरली रियल होगा ये बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि RHS हमारा 1 होगा। ठीक है, इसके बाद इफ 2 iota z1 माइनस z2 अपॉन 2 iota z1 प्लस z2 प्लस z1, इसमें भी मॉड्यूलस अलग अलग हो जाता है, तो इसमें भी अलग अलग कर लूं, और RHS मेरा 1 है, तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूं 2 iota z1 माइनस z1 z2 इज इक्वल टू 2 iota z1 प्लस z2 प्लस z1। ठीक है, ये तो लिख लिया मैंने, मतलब क्वेश्चन इतना भी देना था उनको, पर उन्होंने जानबूझ के इतना डराने के लिए ये सब लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। ये हमारा पहले जैसा फॉर्म नहीं है जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले लोकस का, क्या पढ़ा था ये वाला, इसके जैसा नहीं दिख रहा है ये, पर देखो मैं इसके जैसा कन्वर्ट करूंगा, अभी देखना, ये पढ़ा है तो इसका यूज करेंगे कैसे। यहाँ तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना सब। क्या मैं 2 iota z1 को कॉमन निकाल सकता हूं आउट, या कॉमन सर दूसरी टर्म में तो है ही नहीं, yes, इधर दिख रहा है, तो देखो अगर नहीं रहेगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस माइनस बाहर करा z1 प्लस z2 अपॉन में 2 iota z1 का मॉड। किसी का माइक ऑन है बेटा, देखो 2 iota z1 इंटू 1 माइनस z1 प्लस z2 अपॉन में 2 iota z1, ऐसा लिख सकता हूं। अरे बचपन में ऐसा पढ़ा होगा ना तुमने, x माइनस वाई है तो x पे कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस वाई बाय x भी लिख सकते हैं। बचपन में ऐसे बहुत चीज करी है जबरदस्ती वाली, ऐसी मैथ्स में मैंने यहाँ पे भी वही करा। क्यों करा, क्योंकि इधर भी वही टर्म है, बस इसीलिए करा। 2 iota z1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस बोलो z1 प्लस z2 अपॉन में 2 iota z1। एग्रीड और नॉट, क्या सेकंड स्टेप ये लिख सकता हूं, जवाब दो। yes sir, और अगर ये लिख सकता हूं तो क्या प्रोडक्ट में मॉड्यूलस अलग अलग हो सकते हैं, जवाब दो। यस सर, बिल्कुल हो सकते हैं। yes तो sir, क्या Yes, मेरी sir. नेक्स्ट स्टेप ऐसी बन सकती है 2 iota z1 का मॉड इनटू 1 माइनस, अब ये इतनी बड़ी टर्म है यार, इसको कुछ मान लू क्या, क्या क्या बोल रहे हो? 2i z1 को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ बेटा वो करने वाला हूं मैं नेक्स्ट पे, डायरेक्ट करता तो आधों को समझ नहीं आता इसलिए मैंने नहीं करा अभी। ठीक है, मैं इस बड़ी वाली चीज को मैं कैपिटल Z बोल रहा हूं, कैपिटल Z। ठीक है, तो 1 माइनस Z, एक सेकेंड, 1 माइनस Z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 iota z1, प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, इसको अलग करा, और बची हुई टर्म क्या है 1 प्लस Z, ये भी Z है, बड़ा वाला Z है ये। ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर, yes sir, ये अलग करा, इसके साथ अलग करा, ये अलग करा, इसके साथ अलग करा, और दोनों को सेम टर्म थी इसलिए उसको Z बोल दिया। तो ये मॉड्यूलस जो भी होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम ही। तो मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस Z को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Z माइनस 1, yes मॉड्यूलस है sir. बेटा। ठीक है, और बगल वाले को ऐसा लिख सकता हूँ Z प्लस 1। क्या ये अब जो आज हमने पढ़ा इमेजिनरी लाइन, हाँ देखो ऐसे बनते क्वेश्चन, और ये हमारे मॉड्यूल में दिए है। अगर मैं तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 की थ्योरी नहीं बताता तो फिर मेरे को बताऊं पूरा x प्लस बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनता, इसलिए मैं सोचा पार्ट 2 की थ्योरी बता दूं। करना तो इसको पार्ट 1 से था पर पार्ट 2 से बहुत इजी हो गया, इसलिए मैंने वो थ्योरी पढ़ाई। अब समझ में आया क्यों, वरना ऐसे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे नहीं मॉड्यूल के। अब मुझे बताओ मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 है, ऑलराइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कैपिटल Z है -1 +1, ये मेरी लाइन होगी, विल लाई ऑन, सब फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया। y एक्सिस नहीं सर, है सर, अरे यार तुम्हारा दिख रहा है। नेट देखो, तुम नेट तुम्हारा बेकार चल रहा है आज। इमेजिनरी एक्सिस,
ठीक है। z विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, याद रखना जब भी ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इससे डिस्टेंस बराबर इमेजिनरी एक्सिस। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? 0। और अगर ये 0 होगा तो व्हाट वाज आर ये कैपिटल Z, जरा बताओ क्या था कैपिटल Z? ये रहा, वो जो हरे हरे में दिया हुआ ये। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2 आयोटा Z1 विल बी 0, ऐसा बोल सकता हूं। देखो सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट भी लगा। यस सर। तो अगर ये रियल पार्ट 0 होगा, देखो अब कॉन्सेप्चुअल आएगा और भी बहुत सारी चीजें। 1 अपॉन आई को कुछ लिखा था अपन ने पहले, 1 अपॉन आई को कुछ लिख सकते हैं। 1 अपॉन आई, ये 1 अपॉन माइनस है Z1 प्लस Z2 अपॉन में 2Z1, ये हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर है? 0। अब जो नोट्स रिवाइज कर रहा है, जिसने पुरानी चीजें सब पढ़ी है, मैं तो यहां तक कि तुम्हें वीडियो भी भेज देता हूं कि किसी का कुछ लैग या कुछ भी इशू हो तो कम से कम वो उसको वापस से देख ले, ताकि ये एक्सक्यूज तो नहीं दे नेक्स्ट टाइम कि सर वो लैग हो रहा था तो मैं नहीं अटेंड कर पाया। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड होगी और अब तो अपन क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं। थ्योरी हो चुकी है तो सब कुछ ही कनेक्टेड होगी, पूरी थ्योरी पुरानी, और बहुत समय से अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। मैंने सीक्वेंस सीरीज शुरू ही नहीं करा है। इसके बाद हम क्या बोल सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। माइनस आयोटा टाइम्स ये दिया हुआ, ये रियल नंबर है, या सॉरी रियल नंबर 0 है, ये इसका रियल पार्ट। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सर ये y है। हाँ, मतलब ये अगर इस पूरे फंक्शन का रियल पार्ट 0 है तो ये अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? सोचो। 0 रियल या रियल? 0 तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन क्या? बिल्कुल सही बोला, रियल होगा ये, बिल्कुल सही। क्योंकि जब अपन ऐसा लिखते हैं, मुझे बताओ किसका रियल पार्ट 0 होता है? आयोटा y अगर फंक्शन होगा तो। इस बात से एग्री करते हो? y का पार्ट y रियल होता है। यस सर। एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर मैं लिखता हूं आयोटा y इक्वल टू z, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? आयोटा y का 0। वाई 0 रियल पार्ट बेटा Zero, y zero. कैसे होगा? 0 0 होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट मेरा रियल होगा? यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये आयोटा y में y हमारा रियल होता है तब अपन बोल पाते हैं कि ये 0 होगा। ठीक है, किसी भी चीज का रियल पार्ट इज 0 मतलब वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा y टाइप का, तो वो y क्या होगा? रियल नंबर होगा। तभी तो अगर ये रियल होगा तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको -2 इंटू आयोटा, मतलब -2 आयोटा, और -2 आयोटा का क्या होगा? ऐसे एग्जांपल वाइज बता रहा हूं, रियल वैल्यू इसकी 2 हो गई तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, वैसा। ठीक है, तो अगर ये रियल होगा, ध्यान से देखना, तो सेपरेट करो इसको, तो ये 1/2 प्लस Z2/Z1 बन गया, ये भी रियल होगा। सेपरेट करा। यस सर। अब फिर से एक पॉइंट आया, हाफ तो मेरा रियल है, हाफ मेरा रियल है, तो अगर हाफ मेरा रियल है तो Z2/Z1 क्या होगा? भी रियल ही होगा। रियल ही होगा ना, पूरा रियल है तो। अगर पूरा रियल है और एक हिस्सा रियल है तो ऑब्वियसली बचा हुआ हिस्सा मैं अगर ऐसा लिखता हूं, अगर ये भी रियल, ये तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये रियल तो इसको भी रियल होना ही पड़ेगा। इमेजिनरी हो गया तो इक्वल टू में कभी भी रियल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है Z2/Z1 विल बी रियल। और अगर Z2/Z1 रियल होगा, Z1/Z1 रियल। रेसिप्रोकल भी रियल होगा। एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल रियल होता है, ये भी तुमने पढ़ा है बचपन में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, ये भी रियल होगा। हमें प्रूव क्या करना था सर? हाँ हाँ बोलो। सर थोड़ा अलग है, अभी आप ये बताओ उसके बाद पूछते। हाँ हाँ, सर क्वेश्चन क्या था? वही मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अपन इतना आगे आ गए, हम क्वेश्चन भूल प्रूव गए। करना था सर कि Z1/Z2 प्योरली रियल है। Z1/Z2 रियल। प्रूव दैट Z1/Z2 इज रियल, प्योरली रियल। एक बार ब्रीफ करता हूँ फटाफट, अब ऊपर आए गए हैं तो RHS मेरा 1 हो गया था क्योंकि दोनों का मॉडुलस 1 है। इधर भी मॉडुलस ब्रेक कर दिया प्रोडक्ट डिवीजन में क्योंकि अलग अलग हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दोनों में स्टार्टिंग की टर्म सेम थी तो हमने 2 आयोटा Z1 कॉमन निकाला, कॉमन निकलेगा पर मॉडुलस भी है साथ में,
ओके, मॉड्यूलस भी साथ में दिया हुआ था। ओके, तो जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो वो मॉड्यूलस के बाहर हुआ क्योंकि प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है, और फिर वो जो टर्म बच रही थी कॉमन निकालने के बाद वो दोनों में सेम थी LHS RHS में, तो उसको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर Z बोल दिया। ओके, तो फिर 1 माइनस Z1 और इधर 1 प्लस Z, वो भी 1 माइनस Z 1 प्लस Z, 2 आयोटा Z1 का मॉड्यूलस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस Z के मॉड्यूलस को हम Z माइनस 1 भी लिख सकते हैं और दूसरी तरफ Z प्लस 1 है, तो Z माइनस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z प्लस 1 का मॉड्यूलस। इसका मतलब है कि Z विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये हमने पढ़ा था। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे कोई लाई करता है, ये हमने ज्योमेट्रिकली लॉजिकली इतना सब पढ़ा, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया। तो रियल पार्ट ऑफ Z 0 होता है। अगर रियल पार्ट ऑफ Z 0 होता है तो वो Z क्या माना था, वापस से रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन। और अगर ये रियल पार्ट इसका 0 है, पहले तो 1 अपॉन i को अलग कर लिया, ठीक है, तो अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो फिर ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, ये पूरा प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए तो मतलब इस पार्ट को पूरा रियल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें इमेजिनरी भी आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको रियल होना पड़ेगा। जैसा कि ये देखो, अगर आयोटा y बोलता हूं मैं प्योरली इमेजिनरी होता है आयोटा y, तो ये y क्या होता है फिर अपने आप में, ये अपने आप में रियल होता है, क्योंकि जब ये रियल होगा तो देखो मान लो y की वैल्यू 2 है, -2 आयोटा, तभी तो ये बनेगा मेरा प्योरली इमेजिनरी, तो ये मेरा प्योरली रियल होगा। और अगर ये प्योरली रियल होगा तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ये मैंने एक गलती करी, और ये मैंने एक गलती करी, किसी ने बोला भी नहीं, यहां पे भी तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस अरे सेपरेट करूंगा तो 2 भी सेपरेट होगा, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर Z2 अपॉन ये रियल है तो ये पूरा भी रियल होगा, ये रियल होगा Z2 अपॉन 2 Z1, तो 2 तो ऑलरेडी रियल है और ये पूरा भी रियल है, तो ऑब्वियसली Z2 अपॉन Z1 भी रियल होगा, और अगर ये रियल होगा तो रेसिप्रोकल भी रियल होगा। अब इसमें ना 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हुए हैं, ये अलग अलग दिए हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही कुछ दिया हुआ था, वो तुम देख लेना। मैंने तो जो टफ पार्ट था वो मैंने बता दिया, तो अंदर वाली सब चीजें आ गई उसमें। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। क्या कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर। हाँ बोलो। सर अगर मतलब एक रियल है x और प्लस y है और z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स है, तो जरूरी थोड़ी है कि y को भी कॉम्प्लेक्स, मतलब नहीं, वापस बोलो जो बोलो। x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस y इक्वल टू z, z भी एक कॉम्प्लेक्स है, तो जरूरी थोड़े कि y को रियल या फिर मतलब y दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल, मैंने ये प्रॉपर्टी थोड़ा ना बोली तुम्हें, मैं तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी बोली थी जो तुमने बचपन में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स में मैंने ऐसा थोड़ा ना बताया तुम्हें, ठीक है? हाँ, जैसे ऐसे समझ लो 2 + 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया 7 + 3 आयोटा। ये रियल भी हो सकता है तो इमेजिनरी भी हो सकता है, तो सब हो सकता है, रियल प्लस इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है? और अगर z रियल हो गया तो फिर इसको तो कॉम्प्लेक्स होना ही पड़ेगा y को। चलो ये भी देख लेते हैं। अगर z मेरा रियल है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, मान लो 2 + 3 आयोटा है ये, तो y में ये कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो तुम, तो पता है कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर भी आते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर कॉम्प्लेक्स बोला x को, तो मान लो रियल है तो y को भी रियल होना पड़ेगा। मान लो 2 + 3 आयोटा टाइप का फॉर्म है तो y में कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा, मतलब वो इमेजिनरी को भी लेके चलेगा, ऐसा याद रखना। कॉम्प्लेक्स में रियल, प्योरली इमेजिनरी और रियल प्लस इमेजिनरी तीनों आते हैं कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? चलो अटेंडेंस ले लूं मैं। सर आप ये वो डिस्कशन वाली क्लास कब रखने वाले हैं? नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट वीक कोई डे है, मतलब क्योंकि हमारे एग्जाम्स अभी शुरू होने वाला है मंडे से। फिक्स नहीं करा है मैंने अभी, जैसे ही फिक्स हो जाएगा मैं बता दूंगा। पहले तुम्हें वो थ्योरी तो पढ़ा दूं पूरी। मैं शीट तुमसे शेयर कर लूंगा, पर मैं कुछ तुम्हें जो रेगुलर क्वेश्चंस करवाने वो तो करवा दूं, ताकि वो और अच्छा से डिस्कशन होगा फिर, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक ही मैं लूंगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं कर पाएंगे तो देख लेना, देखेंगे, कुछ अटेंड नहीं कर पाओगे तो कुछ निकालेंगे तोड़ उसका भी, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।